क्या भारत सरकार हमारे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है? हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जिस पर हर भारतीय को ध्यान देना चाहिए। एलन मस्क की भारत में एंट्री हो चुकी है और अब सवाल उठता है, क्या भारत सरकार ने देश के भविष्य को एलन मस्क के हाथों में सौंप दिया है? अमेरिका और भारत के बीच हो रहे MMRCA फाइटर जेट डील में कुछ ऐसा हो रहा जो हमारे राष्ट्रीय हितों के बिल्कुल खिलाफ है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका की नीतियां भारत के खिलाफ लगातार आक्रामक हो रही है। चाहे हमारे देश के नागरिकों के खिलाफ अमानवीय व्यवहार हो, या फिर अडानी ग्रुप पर हमला, या फिर व्यापार में जबरदस्त टैरिफ लगाने की धमकी हो, या फिर अमेरिका और कनाडा के द्वारा खालिस्तानी आतंकवादियों को प्रत्यक्ष रूप से समर्थन हो। अगर इन सभी घटनाओं को जोड़कर देखें तो ऐसा लगता है कि भारत को घेरने की पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन इस साजिश को बेनकाब करने के लिए हमें पूरी सच्चाई जाननी होगी। हाल ही में आपने वो वीडियो देखा होगा जिस वीडियो में ट्रम्प सरकार ने हमारे देश के लोगों के पैरों में जंजीरें बांधकर भेज रही थी, जैसे मानो कि हमारे देश के लोग जानवर हों। आपको जानकर हैरानी होगा, नेपाल जो एक बहुत छोटा सा देश है, यानी हमारा पड़ोसी, ट्रम्प सरकार के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो नेपाल के लोगों के पैरों में जंजीरें बांधकर भेज सके। तो क्या हमारा देश आज नेपाल से भी कमजोर हो गया है दोस्तों? और सिर्फ नेपाल ही नहीं, ट्रम्प सरकार के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो कनाडा के लोगों के पैरों में जंजीरें बांधकर भेज सके। आखिरकार यह करके ट्रम्प सरकार भारत को क्या संदेश देना चाहती थी? क्योंकि ये सिर्फ भारत के संप्रभुता पे हमला नहीं था, एक हमला और हो रहा था अमेरिका के द्वारा हमारे देश के ऊपर, और ये भारत के आर्थिक ताकत पे वार था। आपको क्या लगता है, अडानी ग्रुप पे हमला सिर्फ एक हिडनबर्ग रिपोर्ट से शुरू हुई थी? तो आप सच्चाई से बहुत दूर हैं। ये खेल 2020 में ही शुरू हो चुका था, जब अमेरिकी एजेंसियों ने अडानी के खिलाफ जांच शुरू कर दिए थे। फिर अचानक हिडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई और अडानी ग्रुप को 5.35 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। अब सोचिए, इतनी बड़ी गिरावट क्या सिर्फ एक रिपोर्ट की वजह से हो सकती है, या फिर यह किसी बड़े प्लान का हिस्सा था? क्योंकि उसके बाद अडानी ग्रुप को बार बार ब्लैकलिस्ट करने तक की धमकी दी जा रही थी, और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी दोस्तों। उसके बाद रिश्वत का आरोप लगाकर गौतम अडानी की गिरफ्तारी की वारंट भी जारी कर दिए गए। क्यों? आखिर टारगेट सिर्फ अडानी ही क्यों? क्या यह सिर्फ एक सहयोग था, या भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक को गिराने की साजिश थी? अगर आपको लगता है कि अडानी ग्रुप पर हमले से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर यह आपकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि अडानी ग्रुप के 5.35 लाख करोड़ के नुकसान की वजह से हजारों निवेशकों का पैसा डूब गया। और अडानी ग्रुप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, हमारे देश के सबसे बड़े कंपनियों में से एक कंपनी है जो हजारों और लाखों लोगों को रोजगार भी देती है। और जब एक बड़ा उद्योगपति गिरता है तो उसका असर देश के इकोनॉमी पर भी पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ अमेरिका कर रहा है, या इसके पीछे कोई और ग्रुप भी शामिल है? क्योंकि विपक्ष हमेशा बोलता है कि अडानी देश को लूट रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेम यही नैरेटिव सालों से अमेरिका में चल रहा था, और अब वही भाषा राहुल गांधी भी बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी, प्लीज एक्सप्लेन योर रिलेशनशिप विद मिस्टर अडानी। दैट मिस्टर अडानी जी की शेल कंपनी मिस्टर अडानी। तो क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है, या भारत को गिराने की साजिश में अब विपक्ष भी शामिल हो चुका है? अब सबसे चौंकाने वाला बात सुनिए, आपके स्क्रीन पे कुछ स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, और ये जो सारे पोस्ट और वीडियोज है, यह कहीं ना कहीं हमारे देश की सरकार के खिलाफ है, या फिर हमारे देश के खिलाफ है। अगर इन सारे सोशल मीडिया के पोस्ट पे कुछ कॉमन है तो इनका डिस्क्रिप्शन। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ोगे तो ये सिर्फ एक ही चीज से भरा पड़ा है, एलन मस्क के टेस्ला कंपनी के प्रचार से। सोचिए, क्या ये जानबूझकर किया गया ताकि भारत और भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया जा सके? फिर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जैसे राहुल गांधी देश की सरकार पे हमेशा ये इल्जाम लगाते हैं कि वो अडानी से पैसे ले चुका है, तो क्या यही सवाल अब राहुल गांधी पे खड़ा नहीं होता? क्योंकि जो नैरेटिव अमेरिका सालों से चलाते हुए आ रहा, अब सेम वही बोल राहुल गांधी भी बोल रहे
रहे। अब फैसला आपका है। यह सिर्फ एक बिजनेस की कहानी नहीं बल्कि हमारे देश की आर्थिक संप्रभुता की कहानी है। मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर अडानी ग्रुप आगे बढ़ता तो आखिरकार फायदा किसका होता? सिर्फ इतना ही नहीं, इससे भी हमारी देश की सरकार जब अमेरिका के सामने नहीं झुकी तो ट्रम्प सरकार ने टैरिफ लगाने की धमकी तक दे दी। क्या आपको पता है कि इसका सीधा असर भारत के अर्थव्यवस्था और निर्यात पे पड़ सकता है? आपको जानकर हैरानी होगा कि कनाडा जैसे देश ने खुलकर ट्रम्प सरकार की आलोचना की टैरिफ लगाने की बात को लेकर, लेकिन मजाल है जो हमारे देश के विदेश मंत्री यानी एस जयशंकर इस पे अपनी चुप्पी तोड़े, जिनकी तारीफ तो पाकिस्तान भी करने से पीछे नहीं हटता। तो आखिरकार ऐसा क्या वजह था दोस्तों जिसके वजह से हमारी देश की सरकार अमेरिका के सामने इतनी झुकती हुई नजर आ रही? तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल और प्रिडिक्टेबल है। पहला है दोस्तों खालिस्तानी आतंकवादियों का कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में खुला समर्थन। इस वीडियो को देखिए दोस्तों, जब अमेरिका में ट्रम्प की जीत हुई उस वक्त की है। ट्रम्प के शपथ ग्रहण में जहां एस जयशंकर भी मौजूद थे, वहां यह खालिस्तानी आतंकवादी यानी पन्नू खुले में वीडियो बनाता है और उसे सोशल मीडिया पे पोस्ट भी करता है। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये तो सिर्फ एक ओथ सेरेमनी है और यहाँ कोई भी जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। यह दुनिया के सबसे ताकतवर देश यानी अमेरिका के प्रेसिडेंट की ओथ सेरेमनी थी और यहाँ कोई भी इंसान बिना इनविटेशन नहीं जा सकता है। इसका सिर्फ एक ही मतलब है दोस्तों कि अमेरिका ना सिर्फ आर्थिक रूप से खालिस्तानी आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा बल्कि अपने सर जमी पे खुलेआम खालिस्तानी आतंकवादियों को पनपने दे रहा है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि खालिस्तानी आतंकवादी भारत के वो कमजोर नड़ी है जिसे वो कभी भी चाहे तो दबा सकता है और भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर सकता है। और जो दूसरा वजह है दोस्तों जिसके वजह से आज अमेरिका भारत पे दबाव बनाना चाहता है वह है इलॉन मस्क। क्या आप जानते हैं कि इलॉन मस्क 2020 से ही भारत के टेलीकॉम इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। इसी वजह से भारत सरकार इलॉन मस्क को बार बार भारत की मार्केट में आने से रोक रही थी। आप सोच भी नहीं सकते कि इलॉन मस्क के भारत में आने से हमारे देश के जो छोटे छोटे स्टार्टअप है जैसे कि अग्निकुल और स्काई रूट जो अभी ठीक से खड़े भी नहीं हो पाए हैं, उनका अस्तित्व पूरी तरह खतरे में है। इलॉन मस्क की कंपनी यानी स्टारलिंक पूरी तरह सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराता है और सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस अगर किसी फॉरेन कंट्री के हाथों में हो तो इससे भारत के डाटा और सिक्योरिटी पे भी एक गहरा संकट छा सकता है। और सबसे बड़ी बात, अगर स्टारलिंक भारत में इंडिपेंडेंटली काम करता है तो फिर जियो और एयरटेल जैसे कंपनी के लिए यह एक बिल्कुल अनफेयर कंपटीशन होगा। और यही बात भारत सरकार भली भांति जानती थी, जिसके वजह से 2020 से भारत सरकार पूरी तरह डट के खड़ी थी कि इलॉन मस्क भारत में नहीं आ सकते हैं। लेकिन जब से अमेरिका में ट्रम्प की सरकार बनी, यह किसी से नहीं छुपा कि ट्रम्प आज प्रेसिडेंट है तो वो सिर्फ एक इंसान की वजह से, और वह है इलॉन मस्क। कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि इलॉन मस्क पब्लिकली ट्वीट करके भारत सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे ताकि स्टारलिंक को भारत में जल्द से जल्द अप्रूवल मिल सके। लॉबिंग और डिस्कशन के जरिए एलोन मस्क भारत सरकार को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे ताकि भारत सरकार एलोन मस्क को भारत में स्टारलिंक को ऑपरेट करने की खुली छूट दे सके। क्या आप जानते हैं कि स्टारलिंक ने पहले ही इंडिया में बिना लाइसेंस लिए प्री ऑर्डर तक शुरू कर दिया था, जिसे गवर्नमेंट ने इलीगल घोषित कर दिया, जिससे एलोन मस्क को रुकना पड़ा। और लास्टली जब एलोन मस्क का प्रेशर काम नहीं किया तब ट्रम्प ने वो प्रेशर बनाने की कोशिश की और आखिरकार भारत सरकार अपने डिसीजन पे अडिग रही और एलोन मस्क को एक लोकल पार्टनर खोजने पे मजबूर कर दिया। एक पल के लिए आप सोच कर देखो कि इतने बड़े बिलियनियर के पास क्या इतना वक्त होगा किसी देश के सरकार से वो बार बार नेगोशिएशन करे। इसीलिए उसने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और एक चैटबॉट बनाकर भारत के ऊपर
छोड़ दिया और भारत की मीडिया आपको सच्चाई दिखाने के बजाय बस ग्रोक एआई और ग्रोक एआई चिल्लाती रही। तो ये थी दोस्तों असली कहानी इलॉन मस्क का भारत में आने से लेकर और अमेरिका जो बार बार भारत पे दबाव बना रहा है उसके पीछे। और इसी दबाव के वजह से आज भारत सरकार अमेरिका से एक ऐसे फाइटर जेट खरीदने पे विचार कर रही जो कि एक 4th जनरेशन फाइटर जेट है, वो भी 1980 का बना हुआ यानी F-15 ईगल की। तो क्या भारत को F-15 ईगल जैसे पुराने फाइटर जेट को खरीदना चाहिए या फिर MMRCA डील में किसी दूसरे फाइटर जेट को देखना चाहिए? तो दोस्तों आज अगर हम अपने देश में देखें तो हमारे देश को 42 यानी 42 स्क्वाड्रन की सख्त जरूरत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज मौजूदा स्थिति में हमारे देश के पास सिर्फ 31 स्क्वाड्रन है। आज भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा कुछ है तो वो है चाइना का 5th जनरेशन फाइटर जेट जैसे कि J-20 और J-35 जैसा स्टेल्थ फाइटर जेट। दोस्तों फाइटर जेट में जनरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 1950 के टाइम में जब फाइटर जेट बना था तो उस वक्त फाइटर जेट सिर्फ हमला कर सकता था, उसमें कोई रडार नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता धीरे धीरे 2nd जनरेशन की फाइटर जेट्स आई, उसके बाद 3rd जनरेशन की फाइटर जेट्स आई, उसके बाद 4th जनरेशन, फिर आया 5th जनरेशन यानी स्टेल्थ फाइटर जेट। और जो ये स्टेल्थ फाइटर जेट है जैसे कि चाइना का J-20, अमेरिका का F-22 रैप्टर, ये सारे फाइटर जेट दुश्मन के रडार से बखूबी बच सकते हैं। इसीलिए आजकल की मॉडर्न वारफेयर में इन 5th जनरेशन यानी जो स्टेल्थ फाइटर जेट होती है उनकी मांग सबसे ज्यादा है। वास्तव में दोस्तों अमेरिका की बोइंग कंपनी ने जिस फाइटर जेट की पेशकश की है यानी F-15 ईगल की, जो वास्तव में 1970 के दशक में विकसित F-15 ईगल का अपग्रेडेड वर्जन है। हालांकि इस विमान को आधुनिक रडार सिस्टम और वेपन से अपग्रेड किया गया है, लेकिन अभी भी यह सिर्फ एक 4.5 जनरेशन की फाइटर जेट है जैसे कि हमारे देश का सुपर सुखोई और राफेल। दोस्तों अगर हम F-15 ईगल की विशेषताओं की बात करें तो यह 2 इंजन वाला भारी भरकम फाइटर जेट है जिसकी स्पीड 3017 किलोमीटर पर आवर है। 2 इंजन होने की वजह से आप इसे एक मिनी बॉम्बर भी बोल सकते हैं क्योंकि यह 13.6 टन का हथियार ले जाने का क्षमता रखता है। दोस्तों इसमें नया AESA रडार भी लगाया गया है। रडार दरअसल किसी भी फाइटर जेट की आंखें होती है, लेकिन इसके साथ साथ इसकी जो कमियां है वह भी बहुत ज्यादा है। जैसे कि यह सिर्फ एक 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है और इसमें कोई भी स्टेल्थ कैपेबिलिटी नहीं है जिससे यह दुश्मन के रडार पे इजिली विजिबल हो सकता है और दुश्मन इसे आसानी से पकड़ सकता है। और अगर इसके डिजाइन की बात की जाए तो इसकी जो डिजाइन है वो वही पुराना वाला डिजाइन है जो हवा से हवा में डॉग फाइट करने के लिए बना है। और अगर हम इसका कंपैरिजन चाइना के J-20 और रसिया के Su-57 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट से करें तो यह इनके मुकाबले बहुत कमजोर है। तो असली सवाल क्या भारत को यह फाइटर जेट खरीदना चाहिए? तो दोस्तों इसका जवाब छुपा है भारत की नीड पे। आज भारत को 5th जनरेशन फाइटर जेट यानी जो स्टेल्थ कैपेबिलिटी वाले फाइटर जेट होते हैं उनकी सख्त जरूरत है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि अगर हम अमेरिका से इस फाइटर जेट को खरीदते हैं तो फिर बात वही होगा कि हमने इतिहास से वही सीखा कि हमने कुछ नहीं सीखा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर खुदा न खास्ते फ्यूचर में हमारी लड़ाई होती है पाकिस्तान से या फिर किसी दूसरे देश से और अमेरिका नहीं चाहता कि हम जीते तो उस वक्त अमेरिका उस फाइटर जेट की जो पार्ट पुर्जे होते हैं और जो मिसाइलें होती हैं उससे देने से इनकार कर सकता है, क्योंकि सेम यही चीज अमेरिका दूसरे देशों के साथ कर चुका है। तो अल्टीमेटली अगर हम अपने नीड के अकॉर्डिंग देखें तो MMRCA 2.0 में शायद राफेल ही सबसे बड़ा विजेता बनकर उभरे। और फिलहाल भारत अपने एमका प्रोजेक्ट पे भी फोकस कर रहा जो शायद 2028 तक बनकर रेडी हो जाए, लेकिन एमका को सर्विस में आते आते 2035 तक का समय लग सकता है। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये सारे मुद्दे हर भारतीय को जानना चाहिए तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और हमें ये बताइए कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।